गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जिस समय भी आप लोग पढ़ रहे हो उसका विशेष। सो ये लेक्चर 4 है। लास्ट क्लास में आपको नाउन पढ़ाए थे, है ना। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से नाउन को पढ़े होगे, रिवीजन किए होगे और बाकी अपना सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे रहे होगे। तो आज जो है हम लोग उसके बाद में, है ना, सीक्वेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को ओवरव्यू किए, उसके बाद में सेंटेंस, उसके बाद में नाउन एंड देन अब हम लोग प्रोनाउन का थोड़ा सा देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा लेट किए हुए। प्रोनाउन, प्रोनाउन ये भी आप बचपन से पढ़ रहे होगे, कहीं ना कहीं देखे ही होगे। क्लास 12th में हो तो जाहिर सी बात है कि प्रोनाउन का मतलब अच्छे से जानते होगे। फिर भी एक बार हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो आखिर प्रोनाउन क्या, आपको कुछ यहाँ पे लिखते हैं। चलिए हम किसी का एग्जांपल लेते हैं। चलिए टेक द एग्जांपल ऑफ सागर। मीन्स कि सागर इज़ अ गुड बॉय। सागर likes to watch Hollywood movies. Sagar loves to play outdoor game. Sagar visits temple, okay, with her mother, with his mother. Sagar wants some new technologies. देखिए यहाँ पे समझिए, प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं जिसमें हम ये बता रहे हैं कि आखिर प्रोनाउन क्या है। उससे पहले कुछ चीज़ें हम सागर के बारे में कुछ लिखे हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ सागर, कोई भी है ना, कोई भी पर्सन इस धरती पे जिसका नाम क्या है, सागर। तो लिखेंगे कि सागर इज़ अ गुड बॉय। सागर एक अच्छा लड़का है। सागर लाइक्स टू वॉच हॉलीवुड मूवीज़। सागर को जो है हॉलीवुड मूवीज़ देखना बहुत ही अच्छा लगता है। सागर लव्स टू प्ले आउटडोर गेम। सागर को जो है आउटडोर गेम खेलना, आउटडोर का मतलब जैसे क्रिकेट, जैसे कबड्डी, जैसे बैडमिंटन, वो सब खेलना उसे बेहद पसंद है। सागर विजिट्स टेम्पल विथ हिज मदर। वो अपने मम्मी के साथ में वो मंदिर जाता है। सागर वांट्स सम न्यू टेक्नोलॉजीज़। सागर को नया टेक्नोलॉजी चाहिए। तो यहाँ पे आप पढ़े होगे तो बार बार जो है यहाँ पे सागर सागर, यहाँ पे भी सागर, यहाँ पे भी सागर और यहाँ पे भी सागर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ कंटिन्यू हर बार सागर आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा इरिटेशन फील हो रहा है ना, तो ऐसा लगे क्या यार, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है पढ़ने में। सेंटेंस ठीक है लिखा हुआ, लेकिन बार बार जब नाम रिपीट हो रहा है तो थोड़ा सा भद्दापन आ गया सेंटेंस में, है ना, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया। तो इस चीज़ को हटाने के लिए इसके जगह पे अगर हम बात करते हैं सागर इज़ अ बॉय, तो इसके लिए ही यूज़ करेंगे। आपको पता है ना, ही वह के लिए यूज़ करते हैं जो मेल होते हैं। शी इसका मतलब भी वह होता है, लेकिन हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। तो हम शुरुआत में लिख दें सागर इज़ अ गुड बॉय, तो हमें पता चल गया कि हम सागर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हटा करके अगर हम ही लिख दिए, यहाँ पर हटा करके हम ही लिख दिए, या फिर यहाँ पर ये हटा करके हम ही लिख दिए, या फिर ये हटा करके अगर हम यहाँ पे ही लिख दिए, समझ रहे हो। तो इन जगहों पे अगर हटा करके ही लिख दिए, अब आप पढ़ो। सागर इज़ अ गुड बॉय, ही लाइक्स टू वॉच हॉलीवुड मूवीज़, he loves to play outdoor games, he visits temple with his mother, he wants some new technologies। अब पढ़ोगे तो सेंटेंस थोड़ा स्मूथ हो चुका है और थोड़ा क्या हो चुका है, काफ़ी इसका ब्यूटी बढ़ चुका है। यानी कि सेंटेंस को पढ़ने में अच्छा लग रहा है, देखने में ठीक ठाक लग रहा है, एक डिसेंट सेंस दे रहा है। लेकिन जब पूरा हर बार नाम था ना, तो पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा था। जैसे में आप कभी बच्चे को, आप किसी छोटा सा बच्चा है, क्लास 1-2 का बच्चा है, यूकेजी का बच्चा है, आप उसको कभी ऐसे दो, गाय पर लिख रहे हैं, तो हमेशा गाय हमारी माता है, गाय के 2 आँख होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की एक पूँछ होती है, गाय सफ़ेद होती है, गाय काली होती है, गाय 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 गाय, यानी कि पूरे कॉपी में ही उसका गाय गाय भरा रहता है।
तो इस चीज़ को हम पढ़ते हैं तो हम हंसते हैं उस पर कि क्या यार बच्चा जैसा लिखा है, और बच्चा तो रहता ही है, तो है ना। तो यहाँ पर वो चीज़ को हटाने के लिए सेंटेंस को पढ़ करके वो बच्चा के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर आप बड़े हो गए तो यहाँ पे हर बार नाम को लिखना इट्स नॉट अ गुड थिंग, आप उसके जगह पे कुछ और यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर हम शुरुआत में सागर तो लिखें, लेकिन बाद में हम जब सागर सब जगह लिखने से अच्छा कि हम क्या करेंगे, उसके जगह पर हम ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो हम ही यूज़ किए हैं ना, वही क्या है, प्रोनाउन है। यानी कि प्रोनाउन का एक डेफिनेशन तो आप लोग अच्छे जानते होंगे, इट इज़ दोज वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, एक ऐसा शब्द जो नाउन के जगह पे प्रयोग होता है। लेकिन प्रोनाउन को हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड टू रिमूव द रिपीटेशन ऑफ नाउन। नाउन जो बार बार रिपीट हो रहा है उसे हटाने के लिए भी प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं, ताकि सेंटेंस का ब्यूटी बना रहे। टू रिमूव द ऑकवर्डनेस ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में जो भद्दापन आया है उसे दूर करने के लिए भी हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। हम सेंटेंस को स्मूथ बना देते हैं, सेंटेंस को ब्यूटी अच्छा करते हैं। कैसे? ये प्रोनाउन का यूज़ करके। समझ गए? तो प्रोनाउन का एक तो डेफिनेशन बुकिश वाला आपको पता ही है कि इट इज़ दोज वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। और दूसरा, इससे आपको क्या पता समझ में आया कि हम नाउन का यूज़ प्रोनाउन का यूज़ हम नाउन के रिपीटेशन को रिमूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी कि वो जो बार बार सेंटेंस में नाम आ रहा है उसे हटाने के लिए भी हम कभी कभी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इज़न्ट इट? ओके, तो इस चीज़ को समझ लीजिए। तो आगे आते हैं हम और डेफिनेशंस लिखते हैं। तो एक इसका डेफिनेशन क्या बनता है, तो इसका एक जो है इसका डेफिनेशन बनता है कि इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ये नाउन के जगह पे इस्तेमाल होता है, पहला। दूसरा, इसका क्या हो जाएगा, इट इज़ यूज्ड टू रिमूव द रेपिटेशन ऑफ नाउन, टू रिमूव द रेपिटेशन ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के रेपिटेशन को हटाने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। समझ गए ना? पहला, इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इट इज़ यूज्ड टू रिमूव द रिपीटेशन ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के रिपीटेशन को हटाने के लिए भी हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इस बात को अच्छे से समझ गए? एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे राम लाइक्स हर, शी लाइक्स, she loves mangoes, है ना। मोहन beats him, he plays chess, है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये हो गया राम, है ना। लेकिन ये देखिए हर, यहाँ पर राम क्या हो गया, आपका नाउन हो गया, और यहाँ पर हर क्या हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया। अगर हम बात करते हैं शी, तो शी आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका मैंगोज क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। अगर हम बात करते हैं मोहन, आपका नाउन हो गया। अगर हम बात करते हैं हिम, आपका प्रोनाउन हो गया। अगर हम बात करते हैं ही, तो ही आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे चेस, तो चेस आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। तो यहाँ पर समझिए, ये हर हो गया, हिम हो गया, शी हो गया, ही हो गया, ये सब क्या है, जो हम सर्कल कर रहे हैं ना, ये और ये आपका क्या है, प्रोनाउन है ना। ये बाकी जो भी है ये क्या है, आपका नाउन है। तो ये सब आपका प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। अब हम प्रोनाउन का कुछ चीज़ें उसका काइंड्स पढ़ेंगे, आखिर प्रोनाउन का काइंड्स क्या है, आखिर इसको अच्छे से डिटेल में केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस चीज़ को उतारिए और आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, इसका काइंड्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे होगा आपका प्रोनाउन। देखिए, तो पहला काइंड जो प्रोनाउन का वो आता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, हम जानते हैं कि प्रोनाउन में काफ़ी ज़्यादा काइंड्स, अगर आप अपने बुक्स में देखिएगा, ग्रामर बुक्स में, तो प्रोनाउन का कभी 5 काइंड्स, कभी 6 काइंड्स, कभी 10 काइंड्स, कभी 8 काइंड्स दिया रहता है। लेकिन मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो देखिए यहाँ पे, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये छोड़ दिए वो छोड़ दिए, भैया, नो वे। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगा दैट आई विल टीच यू। ओके, डोंट वरी। सो स्टार्ट। यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन
व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? डू यू फैमिलियर विद द पर्सनल वर्ड? आप कभी पर्सनल वर्ड का नाम सुने हो? पर्सनल, जैसे बोलते हैं ना, ये मेरा पर्सनल स्मार्टफोन है, पता है, मेरे लिए है, ये मेरा है। इसका मतलब क्या? वो चीज़ सिर्फ आप यूज़ करते, बोलते ना कि जस्ट आई यूज़ दिस स्मार्टफोन, यानी कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, पर्सनली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना। ऐसा है कि मैं आपको पढ़ाने के लिए किसी और टीचर को, किसी और भैया को या किसी और फैकल्टी को इंग्लिश को रखा हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना। दैट मीन्स कि आई टीच यू। अगर मैं आपसे कभी मिलना हुआ आपसे, अगर आप कभी बिहार बोर्ड में टॉप किए है ना, तो अगर ऐसा मेरा प्राउड फील हुआ तो मौका मिलेगा तो ज़रूर आपसे मिलना होगा, है ना। तो वहाँ पे पर्सनली मैं आपसे मिलूँगा, समझ रहे हो ना। तो पर्सनल का मतलब क्या? जो चीज़ आपसे रिलेटेड हो, जो आप खुद उसमें इन्वॉल्व हो, दैट इज कॉल्ड क्या? पर्सनल। तो पर्सनल प्रोनाउन का एग्जांपल समझिए। डेफिनेशंस सिंपल है, जो चीज़ रिलेटेड हो आपसे इन्वॉल्व हो। हमें ज़्यादा समझना है कि एग्जांपल्स क्या हैं इसके। तो पर्सनल प्रोनाउन का एग्जांपल समझिए। तो पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो आई, वी, यू, ही, शी, दे, है ना, इट, एक्सेट्रा, इस सभी को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एक्सेट्रा, ये सभी है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है ये? पर्सनल प्रोनाउन। आप इसका एक सेंटेंस भी बना सकते हो। जैसे में इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा? जैसे आपका सेंटेंस हो जाएगा कि आई टीच यू इंग्लिश, ओके, आई टीच यू इंग्लिश इन ऑनलाइन क्लास, इन ऑनलाइन, है ना। आई टीच यू इंग्लिश इन ऑनलाइन, मैं आपको ऑनलाइन में आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ ना, ओके। जैसे ही इनवाइट्स मी ऑन हिज बर्थडे, ऑन हिज बर्थडे, यानी कि उसने मेरे को बर्थडे पे बुलाया, ठीक है। दे वर फाइटिंग, दे वर फाइटिंग फॉर द बुक्स, वे लोग किताबों के लिए झगड़ा कर रहे थे, है ना। अक्सर भाइयों में जो है झगड़ा होता है ना, बुक्स के लिए, कॉपीज़ के लिए, पेंसिल्स के लिए, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के लिए। तो यहाँ पे वही है। तो यहाँ पे आई हो गया, ही हो गया, दे हो गया, यहाँ पे भी यू हो गया, यहाँ पे भी मी हो गया, यहाँ पे हीज हो गया। इस तरह की चीज़ें जो है आपका क्या प्रोनाउन में है। लेकिन अगर हम बात करते कुछ चीज़ें चेंजेस आएगा, यहाँ पर हम इसको यहाँ पे नहीं करेंगे फिलहाल, ताकि समझाने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए आई, ही और दे जो है आपका क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो गया सेंटेंस में। इस बात को समझ गए? नोट इट डाउन कीजिए। अब इसको देखिए, हाँ, पॉज करके ना। अब जो है नेक्स्ट जो है पर्सनल प्रोनाउन के बाद में एक हम केसेस को डिस्कस करेंगे। क्या? केसेस। इसमें कुछ केसेस को समझिए आखिर क्या है। देखिए, एक होता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, है ना, और एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। तो नॉमिनेटिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है? तो नॉमिनेटिव केस को ही हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस, समझ गए ना। और ये हो गया आपका पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस हो गया, समझ गए ना। ये हो गया आपका नॉमिनेटिव केस और ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस के भी नाम से जानते हैं। एक चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, हर बार हम बताते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दुनिया में कोई भी सेंटेंस होता है उसका फॉर्मेशन 3 थिंग्स से होता है। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट, है ना। आप कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन कीजिएगा और उसका कंप्लीट अगर सेंस निकलता है तो दैट मीन्स दैट सेंटेंस हैज 3 थिंग्स मस्ट रिक्वायर्ड: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। Okay, without subject and without verb you can't make any complete sentence. Okay, तो first of all here you can look just कि यहाँ पे nominative case है और subjective case है। Okay, तो इस nominative case में कुछ यहाँ पे लिखे हैं pronoun, जैसे I हो गया, जैसे we हो गया, जैसे में you हो गया, जैसे में she हो गया, जैसे में he हो गया, है ना, जैसे में दे हो गया और ऐसे में इट हो गया। ये सब जो एग्जाम्पल है आपका सब्जेक्टिव केस का एग्जाम्पल है। किसका है? सब्जेक्टिव केस का एग्जाम्पल है। इसी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई का क्या हो जाता है? मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का
यूं ही रह जाता है। तो इसलिए जो सेम रहेगा उसको हम इस तरह से, है ना, स्क्वायर में डालते हैं। शी का हर हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, दे का देम हो जाता है, और इट का तो इट ही रहता है। समझ गए ना? ठीक है। अब देखो नॉमिनेटिव केस में क्या हो गया, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये वो सारा है जो पर्सनल प्रोनाउन में एज इट इज़ है, वही सब जो है आपका नॉमिनेटिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो गया, आई का मी, वी का अस, यू का यू, शी का हर, ही का हिम, और दे का देम, और इट का इट हो गया। यहाँ तक तो समझ गए। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट होता है, कोई वर्ब, कोई ऑब्जेक्ट। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जो सब्जेक्टिव केस का जो ये जो प्रोनाउन है ना, वो हमेशा सब्जेक्ट की तरह ही यूज़ होगा। इट ऑलवेज यूज एज लाइक इन सब्जेक्ट, ये हमेशा सब्जेक्ट की तरह ही यूज़ होगा। जैसे में आप समझिए कि कोई भी चीज़ कहते हैं ना वो कि सिंपल से कहते हैं वो काम, कहावत भी है कि जिसका काम उसी को साजे और दूजा करे तो ठेंगा बाजे। दैट मीन्स कि जिसका जो काम वर्क रहता है वो अगर करता है तो वहाँ पे आउटपुट उसका जो होता है बेस्ट होता है ना, होता है कि नहीं। तो जस्ट यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर ये जो नॉमिनेटिव केस में जो हम प्रोनाउन लिखे हैं वो हमेशा आपका सब्जेक्ट की तरह ही यूज़ होगा। अगर इस वाले को ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो गलत होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो है ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन है ये हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह ही सेंटेंस में यूज़ होगा। टेक द एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल समझिए। जैसे आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। सिंपल से यहाँ पे देखिए आई क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आई आपका नॉमिनेटिव केस का है ना, और अगर आप बात करते हो हर तो यहाँ पे आपका हर क्या है, सब्जेक्टिव केस का है ना। तो इस बात को देखिए अच्छे से कि यहाँ पर हर है, अगर इस हर को आप आगे ले आओ, क्योंकि यहाँ पे आई सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरह है ना, और ये आपका क्या है, वर्ब है ना। तो इस बात को देखिए, इस सब्जेक्ट को, इस आई को आप यहाँ कर दीजिए और इसको आप यहाँ कर दीजिए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर लाइक आई। व्हाट डू यू मीन दिस, कोई मतलब हर लाइक आई, नो। लेकिन अब हर को आप बदल दीजिए किस में, शी में, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस में। लाइक को लाइक ही रखिए, लाइक को लाइक ही, और आई को, इसका आई क्या है, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। तो शी लाइक, अब यहाँ पे एस लगा दीजिए, तो शी लाइक्स मी। तो ये सेंटेंस सही है ना, लेकिन ये सेंटेंस सही है, नो, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। समझ गए ना। तो इसीलिए मतलब जो नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउन है वो हमेशा सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा, और ये जो ऑब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउन है वो हमेशा आपका ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा। देखो इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल कर के आप नरेशन पढ़ोगे, एक्टिव पैसिव पढ़ोगे, है ना, ये सब चीज़ें में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होगा। थोड़ा टेंस समझोगे तो यहाँ पर आपको प्रोनाउन में कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा केसेस में, है ना, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर इन चीज़ों में अगर फंसते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा नरेशन में, एक्टिव पैसिव में प्रॉब्लम हो सकता है। दैट्स वाई कि हम जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा आपको असर्ट कर रहे हैं, यानी कि दबाव दे रहे हैं। समझ गए ना कि ये जो है आपका नॉमिनेटिव केस हमेशा सब्जेक्ट की तरह, और ये जो आपका ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन है हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा। अगर ये नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्ट में यूज़ होगा तो गलत हो जाएगा, अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउन है अगर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा तो गलत हो जाएगा। समझ गए ना। अब देखो पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस में दो, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, है ना, और एक पॉजिटिव प्रोनाउन, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव, एक पॉजिटिव प्रोनाउन। समझ गए ना। देखो एक पॉजिटिव केस में दो, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन। देखिए सबसे पहले पूछते हैं एडजेक्टिव। आप तो अच्छे से एडजेक्टिव पढ़े होंगे ना। जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू बता रहा था तो जस्ट आई एक्सप्लेन, मैंने एक्सप्लेन किया था क्या कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की खासियत को बताता है। दैट मीन्स कि इट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। मे बी वो अच्छा, उसका अच्छाई हो सकता है उसका बुराई हो सकता है ना, वो इंटेलिजेंट हो सकता है, वो हो सकता है डल हो सकता है वो फेयर हो सकता है, वो हो सकता है ब्राउन कलर का हो सकता है ना, वो स्मार्ट हो सकता है, वो नहीं भी हो सकता, वो इंटेलिजेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। समझ रहे हो। तो वो है एडजेक्टिव जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता, उसका अच्छाई और बुराई बताता, जो नाउन प्रोनाउन का इन्फॉर्मेशन हमें देता, उसे भी हम एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। तो कभी एडजेक्टिव जब नेक्स्ट क्लास में एडजेक्टिव आएगा तो हम अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो बेसिक समझ गए एडजेक्टिव किसे बोलते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन का क्वालिफिकेशन करता है और उसका इन्फॉर्मेशन हमें देता है, दैट मीन्स उसे एडजेक्टिव बोलते हैं, नाउन प्रोनाउन। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव,
तो क्या बनेगा, आई का माई, वी का आवर, यू का योर, शी का हर, ही का हिज, दे का देम और इट का इट्स। समझ गए ना। अब देखो माई का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या बन जाएगा, माइन बन जाएगा। आवर का क्या बन जाएगा, आवर्स बन जाएगा। योर का क्या बन जाएगा, आपका योर्स बन जाएगा। हर का क्या बन जाएगा, आपका हर्स बन जाएगा। हिज का हिज ही रहेगा, यानी कि ये भी नो चेंज और यहाँ पे भी नो चेंज। देम का क्या हो जाएगा, सॉरी देम नहीं होगा, यहाँ पे आपका देयर होगा, THEIR है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, THEIRS देयर्स हो जाएगा। समझ गए ना। और यहाँ पे इट्स का नो चेंज, यानी यहाँ पे भी इट्स ही होगा। समझ गए। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव केस में पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव का मतलब बताए थे, जिस पे आपका ओनरशिप हो, है ना, जिस पे आपका हक हो, मालिकाना अधिकार जो इसे बोलते हैं ना। दैट मीन्स आपको एग्जांपल भी दे देते हैं कि दिस मार्कर है ना, इस पे मेरा ओनरशिप है, इस पे मेरा हक है, इसको कोई नहीं ले सकता। दैट मीन्स कि ये मेरा पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, है ना। पॉजिटिव प्रोनाउन का मतलब, पॉजिटिव का मतलब जो पोजीशन शो करता है, ओनरशिप शो करता है, यानी कि मालिक होता है ना, अपने चीज़ों पे अधिकार को जताता है। समझ गए ना। तो यहाँ पे समझ गया पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। ये सारा पॉजिटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल, ये पॉजिटिव प्रोनाउन का एग्जांपल। अब इसको सेंटेंस में कैसे लिखेंगे अच्छे से समझेंगे। पहले एक बार इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। ओके नाउ, तो यहाँ पे एग्जांपल्स देते हैं किसका, पॉजिटिव केस का, है ना। तो पहले हम आपको पॉजिटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल देते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल, पॉजिटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल जैसे दिस बुक इज माइन, ओके, दैट कार इज हर्स, these मैंगोज आर हिज, है ना। अब देखिए यहाँ पे माइन, हर्स और हिज है। तो यहाँ पर आपका जो माइन है, हर्स और हिज है, ये क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखिएगा एक चीज़ को कि पॉजिटिव प्रोनाउन जो वर्ड है वो माइन है, हर्स और हिज है, इसके पहले वर्ब का यूज़ है। देख रहे हो ना, वर्ब का यूज़ है, इसके पहले क्या है, वर्ब का यूज़ है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब भी पॉजिटिव प्रोनाउन होता है तो जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है उससे पहले या उसके बाद वर्ब का, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स में, मैक्सिमम केसेस में आप ये देखोगे कि ये जो वर्ड्स है माइन है, हर्स और हिज है, इसके पहले वर्ब का यूज़ रहता है मैक्सिमम टाइम। 90% केसेस में, 10% में तो थोड़ा चेंजेस हो ही जाता है। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव का। पॉजिटिव एडजेक्टिव, अब देखो ये एडजेक्टिव अगर है तो इसके आगे पीछे नाउन तो ज़रूर होगा ना, होगा कि नहीं। जैसे में दिस इज माई कार, ओके, दैट इज हर पेन, ओके। हम लिखें कि दिस आर हिज बुक्स। समझ गए। अब देखो यहाँ पे जैसे हो गया आपका माई हो गया, है ना, जैसे आपका यहाँ पे हर हो गया, जैसे आपका हिज हो गया। तो ये सब जो है आपका क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल। कैसे, देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे माई, तो माई के बाद क्या है, नाउन है ना। इसका पहले वर्ब तो है, लेकिन इसके बाद क्या है, नाउन है। लेकिन देखो इससे पहले क्या है, वर्ब है, लेकिन इसके बाद में कुछ है, नो, कुछ नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर देखो इस माई के बाद में कार यानी कि नाउन है। यानी कि हम बताए थे कि जिसके आगे पीछे नाउन होता है वो आमतौर पे एडजेक्टिव ही होता है, क्योंकि वो नाउन प्रोनाउन का ही क्वालिफिकेशन करता है। तो यहाँ पर नाउन है ना, यानी कि ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। यानी कि माई यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है, हर यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है और हिज आपका एडजेक्टिव है। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। इस बात को समझ गए ना। यानी कि आपका माई क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव, यहाँ पे हर भी आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव और हिज भी पॉजिटिव एडजेक्टिव। देखो यहाँ पर जो हिज था, देखो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पे जो हिज है क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन। लेकिन देखो इसके आगे कोई भी नाउन नहीं है, लेकिन देखो इसके आगे नाउन है ना, बुक्स यानी कि ये नाउन है। इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इस बात को समझ गए ना।
इसीलिए तो इस बात से हमें ये समझ में आया कि कुछ वर्ड्स वो डायरेक्टली अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम ये बता नहीं सकते कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वेदर कि हमें वो सेंटेंस मिलता है। इसका मतलब कि अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ कि यहाँ पर हिज का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप बोलोगे मेरे को एग्जाम्पल में दो, आप मुझे सेंटेंस में दो, मैं बताऊंगा। ऐसे बोलोगे तो मैं हिज बता दूंगा प्रोनाउन का, और तब तुम बोलोगे प्रोनाउन नहीं एडजेक्टिव है, इसलिए तुम मेरे को क्या दो, सेंटेंस में दो, तभी मैं बताऊंगा कि ये कौन से लैंग्वेज में, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में, है ना। तो यहाँ से समझ में आ गया ना कि पॉजिटिव प्रोनाउन से पहले क्या होता है, वर्ब होता है, लेकिन उसके बाद में एडजेक्टिव नहीं होता। लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव से पहले वर्ब होता है, लेकिन उसके बाद में नाउन होता है, इसलिए वो पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है। एग्जाम्पल्स लिख लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो। हो गया ना। तो यहाँ से आपका एक चीज़ और क्लियर हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन। तो इसके बारे में अब हम पॉजिटिव प्रोनाउन ही डिस्कस करेंगे। देखिए, तो पॉजिटिव प्रोनाउन का भी तो एग्जाम्पल लिख दिए थे ना। अब इसका डेफिनेशन भी लिख लो। लिखोगे दोज प्रोनाउन which is used to show possession और ओनरशिप, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन। वैसे प्रोनाउन जो पोजीशन या ओनरशिप को दिखाता हो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन। हम बताया पोजीशन या ओनरशिप का मतलब जो हक जाहिर करता, जो मालिक जैसा व्यवहार करता हो ना, किसी जो अपना अधिकार को जताता हो, अधिकार और हक, उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल में वही सारा सेंटेंस में आपका हो जाएगा। जैसे में आपका माइन हो गया, जैसे में आपका हर्स हो गया, जैसे में आपका देयर्स हो गया, जैसे में आपका और क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा, एक्सेट्रा। समझ गए ना, ये हो गया आपका पॉजिटिव प्रोनाउन। समझ गए। अब आते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। किस पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, समझिए क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आप रिफ्लेक्सिव जो वर्ड आया है ना, इसका जो ओरिजिन है रिफ्लेक्शन से, ये बात को अच्छे से तो जानते ही होंगे। रिफ्लेक्शन को अच्छे से जानते हो ना, हिंदी में परावर्तन बोलते हैं, वटेवर, है ना। रिफ्लेक्शन क्या फिजिक्स का है, आप लोग अच्छे से फिजिक्स पढ़ते होंगे, लाइट का ये कॉन्सेप्ट है। फिर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब किसी सरफेस पे जब किसी स्मूथ या रफ सरफेस पे रेज ऑफ लाइट क्या होता है, पड़ता है। जब किसी स्मूथ सरफेस पे या रफ सरफेस पे सनरेज यानी कि सूर्य का किरण किसी सतह पे जब पड़ता है तो बाउंस बैक करता है ना। किसी एक दिशा में किसी दूसरे दिशा में जो निश्चित दिशा होता है उसमें जब क्या होता है, वो किसी निश्चित दिशा में वो बाउंस बैक कर जाता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, उसे ही हम रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, इनके परावर्तन के नाम से जानते हैं। और इसी से क्या है, रिफ्लेक्सिव आया। इस बात को समझ गए ना। अब देखो यहाँ पे, तो ये जो है ये रिफ्लेक्सिव क्या है, देखो इसका मतलब जब किसी सेंटेंस में कोई एक्शन होता है ना, जब कोई सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है और उसका इम्पैक्ट जब सब्जेक्ट पे पड़ता है ना, जब उसका एक्शन जब हुआ और उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव है जब सब्जेक्ट पे पड़ता है ना, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आप रोज़ 20 पेजेस राइटिंग लिख रहे हो, हैंड राइटिंग, तो उससे हैंड राइटिंग किसका इम्प्रूव होगा, आपके बगल वाले का, आपके पड़ोसी वाले का, आपके टीचर का, आपका ना। यस, आप रोज़ मैथमेटिक्स बना रहे हो, रोज़ 50 क्वेश्चन मैथ्स में लगा रहे हो, रोज़ 10 घंटा पढ़ रहे हो, रोज़ रनिंग कर रहे हो, रोज़ अच्छा खाना खा रहे हो, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो इससे किसका इम्प्रूवमेंट होगा, आपका ना। तो आपका एक्शन का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, आप पे कि किसी और पे, आप पे। मॉर्निंग में 4 बजे उठते हो, रनिंग करते हो, मेडिटेशन करते हो, क्लासेस करते हो, खूब मेहनत करते हो, तो उसका रिजल्ट किसी दूसरे को दिखेगा कि आपको दिखेगा, आपको दिखेगा। आप इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करते हो, तो इंग्लिश बोलना कौन सीखेगा, आप या आपके पड़ोसी वाला, आप सीखोगे ना। दैट मीन्स कि कुछ एक्शंस जिसका इम्पैक्ट जब सब्जेक्ट पे पड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब दोज प्रोनाउन विच एक्शंस इम्पैक्ट टर्न्स ऑन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के सब्जेक्ट पे उस एक्शंस का इम्पैक्ट पड़ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब कोई सेंटेंस में कोई एक्शन होता है, कोई भी सेंटेंस में जब एक्शन मतलब कोई क्रिया होता है, कोई काम होता है, तब वहाँ पर क्या होता है कि उसका प्रभाव सब्जेक्ट पे पड़ता है। सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसमें कोई एक्शन हुआ, इस सेंटेंस कोई सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कोई एक्शन हुआ, इस सेंटेंस में कोई एक्शन हुआ, तो इस एक्शन का जो इम्पैक्ट होगा ना, क्या होगा? इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, है ना। ये जो प्रभाव किस पे पड़ेगा? इस सब्जेक्ट पे पड़ेगा, उसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लिख देते हैं यहाँ पे क्या कि शी कंप्लीट्स हर टास्क हरसेल्फ, है ना। तो यही आपका क्या हो गया? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये जो है आपका हरसेल्फ, ये क्या हो गया? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। समझ गया ना इस बात को? चलिए, तो एक बात पहले समझ लिया अच्छे से कि यानी कि ये मान के चलिए आपका सेंटेंस है ना। ये क्या आपका एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में एक एक्शन हुआ, क्या कि वह जो है ये एक सब्जेक्ट है, अब ये खुद से काम की, है ना। एक एक्शन हुआ, एक्शन क्या हुआ? टास्क को कंप्लीट करने का। तो टास्क को जब कंप्लीट किया तो उस टास्क को कंप्लीट करने में सीखी होगी ना ये कुछ ना कुछ, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, तो इम्पैक्ट इस पर पड़ा ना। 10 घंटे लगातार कुछ काम की तो उस काम का थकान हुआ होगा, तो इस पर प्रभाव पड़ेगा। उस काम में कुछ सीखी होगी तो इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा है कि आप रोज़ कुछ काम करते हो आप, तो सीखता कोई और नहीं ना। आप थकते हो, आप सीखते हो, आप समझते हो, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होता है। आप खाना बनाते हो तो हाथ किसी और का जलता है कि आपका जलता है, तो उस एक्शन का इम्पैक्ट आप पे पड़ा, यानी कि आप एक सब्जेक्ट हो और एक्शन जब हुआ खाना बनाने का तो उसका इम्पैक्ट आप पे पड़ा। समझ गए ना? दिस इज कॉल्ड क्या? इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो डेफिनेशन लिखो, दोज प्रोनाउन whose actions impact turns on the subject of the sentence। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, वही अभी से लिए थे ना, मानकर चलो कि दे विजिटेड द ककोलत देमसेल्व्स, वे लोग खुद से ककोलत जाते हैं। अब मानकर चलो वे लोग ककोलत जा रहे थे लेकिन उसे मिल गया अमझर, तो उस रास्ते को फाइंड कौन किया? ये लोग खुद से फाइंड किए ना। तो उसे नया रास्ता मिला किसे? इन लोगों को मिला कि हम लोग को मिला? इन लोग को मिला। दैट मीन्स कि वो लर्निंग प्रोसेस किसके साथ हुआ? इनके साथ। यानी कि इस एक्शन में, यहाँ पे जब एक्शन तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ा? इन पे पड़ा ना। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो देमसेल्व्स जो है आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल लिखिए। अब देखिए एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे समझिए, ये तो हो गया ना। यहाँ पे जैसे यहाँ पर सेल्फ लिखें तो यू डू नो कि ये जो सेल्फ है एक सिंगुलर वर्ड है। क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या? एक वचन। वन पर्सन कॉल्ड सेल्फ। सेल्फ जो होता है सिंगुलर होता है, सिंगुलर शब्द है। और सेल्फ जो होता है ना, सेल्व्स, ये प्लूरल वर्ड है। क्या है ये? प्लूरल वर्ड है, यानी कि मतलब मोर देन वन, बहुवचन। ओके, अब देखो जैसे मैं लिखता हूँ क्या, ही प्लस सेल्फ, तो क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ, है ना। अगर हम लिखते हैं कि शी प्लस सेल्फ, तो क्या हो जाएगा? हर सेल्फ। ओके, नाउ आई राइट दे प्लस सेल्फ, सो देमसेल्व्स। अगर हम लिखते हैं वी प्लस सेल्फ, तो क्या हो जाएगा? आवर सेल्व्स। नाउ अगर हम लिखते हैं यू प्लस सेल्फ, तो ये दो होगा, एक होगा योर सेल्फ और एक होगा योर सेल्व्स। ऐसा क्यों? बाकी सबका एक एक हो रहा है, लेकिन इस यू का एक योर सेल्फ और एक योर सेल्व्स क्यों? देखो, आप इस बात को मानते हो ना, जो हम हिंदी में जो तुम यूज़ करते हैं, हम तुम लोग बोलते हैं ना, तो इंग्लिश में अगर मैं बोलता हूँ किसी एक पर्सन को, मान कर चलो आप बैठे हो, तो मैं बोलूँगा आप, यू। आप मेहनत नहीं करते हो, यू डू नॉट वर्क हार्ड।
है ना, इसलिए तुम फेल हो गए। आप बोलते हैं, सभी को बोलते हैं कि आप लोग मेहनत नहीं किए तो फेल हो गए। तो यहाँ पर एक इंसान के लिए भी हम यू यूज़ करते हैं और हम मोर देन एक इंसान से भी ज़्यादा हम यू यूज़ करते हैं। समझ गए ना। आपके सामने कोई एक लड़का खड़ा है, एक लड़की खड़ी है, तो उसको तुम डांट रहे हो तो यू बोल के होगे ना। आपके सामने 10 लोग भी खड़ा होगा तब भी आप वो यू ही बोलोगे ना, है ना। तो यहाँ पर यू जो होता है लैंग्वेज में, यानी कि प्रोनाउंसिएशन में, स्पोकन में, यू जो होता है सिंगुलर प्लूरल के बेसिस पे यूज़ होता है और ये भी यूज़ होता है, लेकिन हमेशा आप जानते हो कि यू के साथ में प्लूरल वर्ब यूज़ करता है, यानी कि यू के साथ में हमेशा वर, हैव, है ना, इस तरह का आर यूज़ होता है। कभी देखो इज़ का यूज़ होते हुए, कभी देखिए वॉज का यूज़ होते हैं, नो। हाँ, कोई एक्सेप्शंस होगा जहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बट इस सेंस में हम ऐसे अगर लिखेंगे यू प्लस सेल्फ, तो योर सेल्फ, अगर कहीं भी योर सेल्फ लिखा हो इसका मतलब समझ लेना वो किसी एक इंसान के बारे में बात करो, या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करो, फिर किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहा। लेकिन अगर वहाँ पे योर सेल्फ लिखा है दैट मीन्स कि वहाँ पे मोर देन वन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हो, रादर वो पर्सन हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो। समझ गए ना। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है आपको जानना जरूरी था, किसमें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। समझ गए। यहाँ पर सेल्फ जो है एक सिंगुलर यानी कि एक वचन, सेल्फ प्लूरल यानी कि बहुवचन, और यहाँ पर ही प्लस सेल्फ हिमसेल्फ, शी प्लस सेल्फ हर सेल्फ, दे प्लस सेल्फ देमसेल्व्स, वी प्लस सेल्फ आवर सेल्फ्स, और यू प्लस सेल्फ योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। और इट सेल्फ भी होता है, इट प्लस सेल्फ, यहाँ पर लिख सकते हो इट प्लस सेल्फ इट सेल्फ। नोट डाउन, इसको लिख लो। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, है ना। चलो, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। अब आते हैं आपका एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक, एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। देखिए, अगर आपको वीडियो ज़्यादा स्लो लग रहा होगा तो आप 2x से स्पीड में भगाइए, मेरे को ना चाहिए, और 10 मिनट में वीडियो को देख के निकल जाइए। बट 2x के स्पीड में कुछ समझ ही नहीं आएगा, है ना। आप थोड़ा 1.25 के x के स्पीड से देख सकते हो। चलिए, आप अपने कन्वीनियंस से। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक जो वर्ड है, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्फेसाइज। एम्फेसाइज से आया है। कहाँ से आया है? एम्फेसाइज से। एम्फेसाइज, आपको याद होगा कि मैं जब आपको सेंटेंस पढ़ा रहा तो वहाँ एक वर्ड यूज़ किया था ना, एसर्ट का, है आपको याद? एसर्ट। एसर्ट का मतलब क्या होता था? किसी चीज़ पे जोर देना, दबाव देना। जैसे आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा, सुबह में आप लेट से स्कूल जाते हो, बस माँ चिल्लाना चालू, उठते हो कि नहीं, एक बार प्यार से उठेंगे, बेटा उठ जाओ, बेटी उठ जाओ, एक बार और, तीसरा टाइम में तो उठना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको पता है क्या होने वाला है ना, डब्बू छोलनी कढ़ाई सब उड़ के आने वाला आपके पास में, झाड़ू खास करके। तो यहाँ पर एम्फेसाइज का बात करते हैं या एसर्ट का। ये दोनों जो शब्द है दबाव बनाने के लिए यूज होता है, किसी चीज़ पे हम प्रेशराइज करते हैं, है ना, दबाव देने के लिए। जैसे में किसी चीज़ पे जोर देना, जैसे मान कर चलो मैं बोलता हूँ मैं खुद से आपको पढ़ाता हूँ, यानी कि आपको पढ़ाने के लिए मैं 10 आदमी को नहीं रखा हूँ, यानी कि मैं इस बात को प्रेशराइज कर रहा हूँ कि मैं जो हूँ खुद से आपको पढ़ाता हूँ, कोई यहाँ पे कोई और नहीं है आपको पढ़ाने वाला। समझ रहे हो? आप खुद से लिखते हो, यानी कि आप लिखने के लिए कोई 50 आदमी को नहीं रखे हो, अपने मम्मी पापा से नहीं लिखवाते, अपने छोटे भाई बहन से नहीं लिखवाते मार पीट के, आप खुद से लिखते हो, क्योंकि आपको पता है कि नहीं लिखेंगे तो एग्जाम में फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर एम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब क्या? एक ऐसे प्रोनाउन जो क्या करता है, वो प्रेशराइज यानी कि एम्फेसाइज करता हो किसी भी चीज़ पे। ओके, दोज प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड टू एम्फेसाइज ऑन समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट, किस जो ऑब्जेक्ट पे वो दबाव बनाने के लिए हम जो है किसका यूज़ करते हैं? एम्फैटिक प्रोनाउन का। जैसे आई माई सेल्फ टीच यू, मैं खुद से आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाता हूँ। यू योर सेल्फ, ओके, लर्न हियर, आप यहाँ पे खुद से सीखते हो। यस ऑफ कोर्स, दे देमसेल्व्स प्ले, वे लोग खुद से खेलते हैं, कोई और वहाँ पे नहीं है, वो खुद से खेलते हैं। इस बात को जोर दे रहे हैं कि वो जो खेलते हैं ना, कोई और वहाँ पे नहीं खेलने वाला, वो खुद से खेल रहे हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? एम्फैटिक प्रोनाउन। तो एम्फैटिक प्रोनाउन क्या हो जाएगा आपका? एम्फैटिक प्रोनाउन, वर्ड लिख लीजिएगा तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो बैक करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो एम्फैटिक प्रोनाउन क्या? दोज वर्ड विच इज यूज्ड टू emphasize on something
विच इज़ रिलेटेड, विच रेफर्स टू ऑब्जेक्ट, विच रेफर्स टू ऑब्जेक्ट, समझ गए ना, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्फैटिक। जैसे आप अच्छे से एग्जांपल में समझ सकते हो, यहाँ पे एग्जांपल्स मैं इसका लिख देता हूँ, है ना। क्या होगा एग्जांपल में, जैसे आई माई सेल्फ टीच, है ना, आई माई सेल्फ टीच, मैं खुद से पढ़ाता हूँ, है ना। वी आवर सेल्व्स, ओके, वॉश द रूम, नहीं कि हम लोग खुद से रूम को साफ किए, या फिर क्लीन सबसे अच्छा, है ना। तो वी आवर सेल्व्स क्लीन द रूम, हम लोग खुद से, हम लोग आपस में खुद से मिल करके रूम को साफ किए। हम लोग किसी भी मेड को, किसी है ना आंटी को, या फिर किसी जो काम करते हैं उनको घर बुलाकर साफ नहीं करवाएं। ओके, यहाँ पर देखो, जैसे हम लिखेंगे कि दे देमसेल्व्स प्ले चेस, वे लोग खुद से क्या करते हैं, चेस खेलते हैं, समझ रहे ना। ऐसा नहीं कि वो टूर्नामेंट खेले, वो खुद से खेलते हैं, उसको कोई सिखाने वाला नहीं है वहाँ पे। वे लोग गलत थे सही जो भी खेलते वो खुद से खेलते, उनके लिए सब वही है समझ गए ना। तो यहाँ पर ये जो है आपका क्या हो गया, एम्फैटिक बना। यहाँ पे माई सेल्फ, यहाँ पे आवर सेल्फ, यहाँ पे देम सेल्फ, ये आपका सारा का सारा एम्फैटिक बनाम है। तो एक चीज़ को आप अच्छे से ज़रूर गौर किए होगे, अगर आप अच्छे से ध्यान से सुन रहे होगे मेरी बातों को, तो यू विल नोटिस दैट कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी माई सेल्फ था, आवर सेल्फ था, देम सेल्फ था, एम्फैटिक प्रोनाउन में भी वही है। तो फिर दोनों में अंतर क्या? तो आप ध्यान दिए होंगे कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो एग्जांपल है आप कॉपी में देख सकते हो, अगर नोट डाउन किए होगे तो, कि जो कॉपी में जो आप लिखे हो है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जांपल्स में, वो तुरंत सब्जेक्ट के बाद में नहीं था, है ना, वो तुरंत सब्जेक्ट के बाद में नहीं था। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम क्या था, वो इम्पैक्ट को सब्जेक्ट पे बताना, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट पे इम्पैक्ट नहीं बता रहा है, बल्कि यहाँ पे ये बता रहा है किसी बात पे जोर देने के लिए। लेकिन इस बात को एक छोटा सा डिफरेंस जो अच्छे से समझ सकते हो, ट्रिक समझ लो इसको, कि वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ था, वो तुरंत सब्जेक्ट के बाद में यूज़ नहीं हो रहे थे, यानी कि जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, उनके सब्जेक्ट प्लस भर प्लस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो इम्फैटिक में क्या कि जस्ट सब्जेक्ट के बाद में हम ये यूज़ करें। देखो ये सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है ना, देख रहे हो। तो यहाँ पे जस्ट हम सब्जेक्ट के बाद में इसका यूज़ किए। तो जब भी आवर सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ होता है ना, तो वो क्या कहलाता है, एम्फैटिक प्रोनाउन। तो इस बात को पॉइंट कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हिमसेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, माई सेल्फ हो, तो वह एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। दैट्स इट। अब एक से समझ गए ना, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में आवर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ ये सब होता है वो एम्फैटिक आता है। अब बाकी जो नहीं होगा सब्जेक्ट के बाद में वो रिफ्लेक्सिव कहला जाएगा, है ना। एक चीज़ हम समझ गए कि जो सब्जेक्ट के बाद में होगा हिमसेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, वो एम्फैटिक कहलाएगा, और जो नहीं होगा वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। इस बात को अच्छे से समझ गए ना। ये सारे एग्जाम्पल्स इसमें भी होगा, जो सब्जेक्ट के बाद में ये सब होगा वो एम्फैटिक, और जो सब्जेक्ट के बाद में नहीं होगा वो रिफ्लेक्सिव। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, नोटेड कर लीजिए। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट है आज के लिए, इसके बाद में आपको छोड़ दिया जाएगा, है ना। तो आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इट्स अ सिंपल, बहुत टफ नहीं है, ये शब्द ही बहुत बड़ा लगता है, डेमोन्स्ट्रेटिव, एक मॉन्स्टर जैसा लगता है वर्ड, है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन वही है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इट्स अ सिंपल थिंग। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, आप इस वर्ड से फैमिलियर जरूर होगे। डेमो का मतलब क्या, एक लाइव एक्सपीरियंस। डेमो का मतलब क्या, एक लाइव एक्सपीरियंस जो आप आंखों से देख सकते हो, आंखों से जो विजुअलाइज कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। जैसे अगर मैं आपको सामने से पढ़ा हो रहा था क्लास में, तो वहाँ पे कुछ और फील होता है ना, मैं अभी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ और फीलिंग हो रहा है। आप डेमो का मतलब समझते हो तो आप 3 इडियट मूवीज़ देखोगे जरूर, आप लोग मूवीज़ देखने का शौकीन हो, आप लोग तो हॉलीवुड, पुष्पा मूवी, अब पता नहीं क्या क्या मूवीज़ आने वाला है वो लोग देखते हो। तो आपने नोटिस किया एक मूवी आया है 3 इडियट्स, बहुत अच्छा मूवी है, अगर देखो तो बहुत अच्छा। तो आपको याद होगा कि आमिर खान जो है करीना कपूर को बोलता है ना उस इंसान के बारे में कि इस इंसान से तुम शादी मत करो, ये चलता फिरता क्या है, एक प्राइस टैग
यू शुड नॉट मैरिड विथ हिम बिकॉज ही इज़ अ क्या एक वॉकिंग प्राइस टैग। तो करीना कपूर बोलती है कि वाई, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो बोलते कि तुम्हें डेमो दिखाना पड़ेगा। तो वो चटनी लेता है एक कटोरी में, और चटनी को लेकर के जाकर उसको शूज़ पे गिराता है। तो वो शूज़ पे जैसे ही गिराता है वो शूज़ का कॉस्ट बोलता है। और फिर उसको बोला देखे तो डेमो जो वर्ड बोला वो डेमो क्या था, वो उस चटनी को ले उसको शूज़ पे उसको लाइव एक्सपीरियंस करवाया, है ना। तो वही है, ये डेमो जो है लाइव एक्सपीरियंस, उसको पॉइंट आउट करवाया, उसको दिखाया, इशारा कि देखो ऐसा हुआ, है ना। यानी कि मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो हमें पॉइंट आउट करता है किसी चीज़ के बारे में, हमें इशारा बताता है, हमें डायरेक्शन बताता है। वही है क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इट इज़ दोज प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड टू पॉइंट आउट समथिंग, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने, पॉइंट आउट का मतलब इशारा करने के लिए, बताने के लिए, है ना, कि देखो उधर हुआ, देखो इधर कैसे हुआ, देखो वहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें समझ गए। वही होता है क्या आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, तो नाउ इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज़ दोज प्रोनाउन, it is those pronoun which is used to point out something, point out something, समझ गए ना। इट इज़ दोज प्रोनाउन विच इज़ यूज टू पॉइंट आउट समथिंग, उसे क्या बोलते हैं हम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे आप एग्जाम्पल में अच्छे से लिख सकते हो, दिस is my pen, these are her books, these are her books। ओके, बोलेंगे those are his pens, बोलेंगे that is my garden, that is my garden। यहाँ पर देखिए this, these, those, that, ये सब क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस का मतलब यह एक अगर है, दिस का मतलब ये सब मोर देन वन, एक से अधिक के लिए, दोज का मतलब क्या, वे सब बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग के लिए, दैट का मतलब क्या, वह किसी एक के लिए, समझ गए ना। तो दिस, दीज, दोज, दैट, ये सभी जो है आपका क्या हो गया, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो गया। आई होप के समझ में आ गया कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी चीज़ को पॉइंट आउट, यानी कि इशारा के लिए इस्तेमाल होता है, इशारा बताने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल में दिस इज़ माई पेन, जहाँ पे दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर हर बुक्स, जहाँ पे दीज आपका क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज आर हर पेन्स, हिज पेन्स, जहाँ पे दोज आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज़ माई गार्डन, जहाँ पे दैट आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आई होप कि आपको जितना भी अभी तक मैं पढ़ाया हूँ समझ में आ गया होगा, है ना। तो इन द नेक्स्ट क्लास जो कुछ भी अगर प्रोनाउन बचा रहेगा, एक दो काइंड्स हैं, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अच्छे से। और नेक्स्ट क्लास में विद द क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास जब भी होगा, लेक्चर 4 था, लेक्चर 5 में जब भी मिलेंगे तब विद क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच से, नाउन से, प्रोनाउन से अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देन हम लोग मूव कर जाएंगे वर्ब पे। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय कीजिए और वर्क हार्ड और मस्ती कीजिए। जय हिंद।